नमस्कार, मैं डॉक्टर रुक्मणी मीना। हमने पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स के वर्ग के बारे में जाना कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्ग की क्या विशेषताएं होती है। आज हम वर्ग संघर्ष, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि वर्ग संघर्ष कहते किसे हैं। वर्ग संघर्ष क्या होता है? हम सामान्य तौर पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि दो वर्गों के मध्य या दो समुदाय के मध्य या दो समूह के मध्य होने वाला लड़ाई झगड़ा, उसे वर्ग संघर्ष कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की थोड़ी भिन्न अर्थों में व्याख्या की है। वर्ग संघर्ष पर कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। वो हमेशा शोषित वर्ग के हितैषी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में दो वर्गों का अध्ययन किया है, श्रमिक और पूंजीपति वर्ग। तो उन्होंने हमेशा श्रमिक वर्गों का पक्ष लिया है। उनका मानना है कि पूंजीपति वर्ग ने श्रमिक वर्गों का शोषण किया है और जो उनके अधिकार या हक है उनका उन्होंने पूरी तरह से शोषण किया है। तो हम यहाँ पे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की चर्चा करेंगे। वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स के जितने भी विचार है उनमें से उनका एक महत्वपूर्ण विचार है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा ऑगस्टिन थोरे से ली थी, किंतु इसकी पूर्ण विवेचना मार्क्स ने की है। मार्क्स ये मानते हैं कि इतिहास के प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में सदैव दो विरोधी वर्ग मौजूद रहे हैं, एक शोषित और दूसरा शोषित वर्ग, और ये दोनों वर्ग परस्पर संघर्षरत रहे हैं। इनके संघर्ष से ही समाज के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही है और समाज का एक युग या अवस्था समाप्त होकर उनका स्थान दूसरा युग या अवस्था लेती रही है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के हितों में परस्पर विरोध पाया जाता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है कि समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं, जिन्हें लेकर उनमें विरोध और संघर्ष पाया जाता है। वे कौन से हित हैं जिन्हें लेकर समाज के विभिन्न वर्ग परस्पर संघर्ष रहते हैं? इसका उत्तर देते हुए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वे हित है उत्पादन के साधन और उन पर स्वामित्व। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने पूंजीपति लोग या उद्योगपति लोगों पे चर्चा की है। तो उत्पादन के साधन और उन पर स्वामित्व, यानी कि कोई भी उद्योग समाज में अस्तित्व में आता है तो वो कौन लोग लाता है? पूंजीपति वर्ग। क्योंकि श्रमिक वर्ग किसी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकता। तो जब पूंजीपति वर्ग किसी उद्योग की स्थापना करता है तो उसके जो साधन हैं उस पर उनका अधिकार होता है और औद्योगिक संस्था पे भी पूंजीपतियों का ही स्वामित्व होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समाज के वर्गों में संघर्ष पाया जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब शोषक वर्ग की शोषण नीति असहनीय हो जाती है और उत्पीड़न बढ़ जाता है तो दोनों वर्गों में संघर्ष स्पष्ट हो जाता है। मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, सामंत तथा अर्धदास किसान, श्रेणीपति तथा दस्तकार, एक शब्द में शोषक तथा शोषित सदा एक दूसरे के विरोधी होकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष किंतु अनवरत युद्ध करते रहे हैं। इस संघर्ष का अंत हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में या संघर्षरत वर्गों के सर्वनाश में हुआ है। भी मार्क्स का कहना है कि समाज कोई सा भी हो, उनमें शोषक और शोषित व्यक्ति पाए गए हैं। जैसे एक स्वतंत्र व्यक्ति और दूसरा दास। घर में दासता स्वीकार करवा लेना या नौकर रखना वो एक दास का ही रूप है। जैसे कुलीन वर्ग तथा साधारण जनता, जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो साधारण जनता का शोषण करते हैं।
सामंत तथा अर्धदास किसान, जिनके पास जो जमींदारी व्यवस्था है उसमें जमींदार लोग किसानों का शोषण करते हैं, जो खेती करते हैं उनको उनका पूरा अधिकार नहीं देते। तो मार्क्स के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि सभी समाजों में वर्ग और वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्क्स से पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ग संघर्ष का उल्लेख किया है। उनसे पहले भी पूंजीवादी इतिहासकारों ने वर्ग संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने वर्गों की आर्थिक संरचना का उल्लेख किया था। वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के संदर्भ में कार्ल मार्क्स ने 3 नई बातें जोड़ी। पहली, विभिन्न वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, वर्ग संघर्ष का चरमोत्कर्ष आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। तीसरा, अधिनायकत्व की ये अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था होती है। क्योंकि मार्क्स ने जो चीज़ें कही है, क्योंकि वो यूँ कहता है कि शोषक वर्ग का शोषित वर्ग ने इतना शोषण करता है, तो एक समय ऐसा आता है कि शोषक वर्ग का धैर्य जवाब दे देता है और वो उसके विरुद्ध संघर्ष कर बैठता है। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि अंततः विजय सर्वहारा वर्ग की ही होती है। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की धारणा अपने समय की इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित है। मार्क्स के समय में इंग्लैंड के कारखानों में भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा था। पूंजीपति अधिक धनी होते जा रहे थे और निर्धन लोगों में निर्धनता बढ़ती जा रही थी। पूंजीपति श्रमिकों का खूब शोषण कर रहे थे। पूंजीपतियों का राजनीति और सरकार में भी पूर्ण प्रभुत्व था। वे अपनी हितों की रक्षा से संबंधित कानून बनवा रहे थे तथा सरकार को अपने इशारों पर चलाकर सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहे थे। इस शोषण को देखकर ही कार्ल मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर शत्रु एवं साम्यवाद के पक्षधर बन गए। हमने देखा कि कार्ल मार्क्स के दिमाग में या मस्तिष्क में ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने इंग्लैंड के कारखानों में जब श्रमिक वर्ग का शोषण होते हुए देखा, उनके ऊपर अत्याचार करते हुए देखा, तो वो इस व्यवस्था यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध कट्टर शत्रु बन गए और उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था का पक्ष लिया। कार्ल मार्क्स का हम यह देखते हैं कि संघर्ष पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग किस तरह से, तो उन्होंने यहाँ उसको परिभाषित किया है कि मार्क्स इतिहास को राजा महाराजा और युद्धों की कहानी नहीं मानता, वरन वह इसे आर्थिक वर्गों और उनके संघर्ष की कहानी मानता है। उसके लिए वर्ग संघर्ष इतिहास को समझने की कुंजी है। मानव इतिहास का सही अध्ययन आर्थिक इतिहास का अध्ययन है। आर्थिक हितों के आधार पर ही वर्गों का निर्माण और पतन होता है। वर्ग संघर्ष से ही समाज के विकास का क्रम जुड़ा हुआ है। मार्क्स के वर्ग संघर्ष की धारणा में संघर्ष तथा पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग की अवधारणाएं भी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें यहाँ हमें समझ लेना बहुत आवश्यक है। संघर्ष का तात्पर्य निरंतर युद्धरत रहने से नहीं है। इसका तात्पर्य है कि समाज में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से वह असंतुष्ट रहता है और इस असंतोष को वह हड़ताल तथा असहयोग आदि कई रूपों में प्रकट करता है। जब ये असंतोष असहनीय हो जाता है तो वह क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषक वर्ग पराजित होता है और शोषित वर्ग की विजय होती है। तो आपने देखा कि कार्ल मार्क्स किस तरह से वर्ग संघर्ष को बताता है कि जब वर्ग संघर्ष होता है यानी पूंजीपति और श्रमिक वर्ग दोनों में जब संघर्ष होता है, क्यों होता है कि पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का इतना शोषण कर लेता है कि वो अपने आप को बिल्कुल समाज से कटा हुआ महसूस करता है। वो सब तरफ से सर्वहारा यानी सब तरफ से हारा हुआ महसूस करता है। तो मार्क्स का एक कथन है कि दुनिया के श्रमिक तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा विश्व पड़ा है। तो वो कहना चाहता है कि भाई तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब किसी व्यक्ति के पास ऐसी स्थिति तो उत्पन्न हो जाए तो वो पूरे अपने जोश अपनी पूरी क्षमता से उसका विरोध करता है, तो अंततः जीत उन्हीं की होती है। दूसरा, पूंजीपति कौन होते हैं? पूंजीपति वो व्यक्ति होता है जिसका उत्पादन के साधनों जैसे भूमि है, कल कारखाने, कच्चा माल है, पूंजी है और कार्य पर
उनका स्वामित्व होता है, उनका अधिकार होता है। ये वर्ग समाज का शक्तिशाली और ऐश्वर्य संपन्न वर्ग होता है। उत्पादन, कीमत, वितरण, क्रय विक्रय पर इसके पास निर्णायक शक्ति होती है। ये चाहता जो ही होता है। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ये श्रमिक और उसके परिवार का शोषण करता है। ये वर्ग अतिरिक्त मूल्य को हड़पने वाले परोपजीवी होता है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं वरन अपने लाभ के लिए ही उत्पादन करता है। अतिरिक्त मूल्य, ये इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अतिरिक्त मूल्य किसे कहते हैं ये साधारण शब्दों में हम जान सकते हैं कि उत्पादन कार्य में जो लगाया गया पैसा है उसके अलावा जो मुनाफा प्राप्त होता है उसको हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी चीज़ को बनाने में हमें 5 रुपये खर्च हुए, लेकिन उससे हमें आमदनी होती है 10 रुपये, तो हमारा अतिरिक्त मूल्य हुआ 5 रुपये। तो उस 5 रुपये पे भी अधिकार कौन कर लेता है? पूंजीपति वर्ग। आगे देखते हैं सर्वहारा वर्ग। ये वर्ग उद्योगों में श्रम कर अपनी आजीविका कमाता है। इसके पास उत्पादन के अपने साधन नहीं होते, वरन पूंजीपति को अपना श्रम बेचकर ही यह जीवन यापन करता है। ये वर्ग पूंजीपति वर्ग, जिसे मार्क्स बुर्जुआ वर्ग कहता है, की दया पर निर्भर है। ये अपनी मजदूरी स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, वरन बुर्जुआ की इच्छा और बाजार मूल्य से ही ये तय होती है। ये अपनी पसंद का जीवन भी व्यतीत नहीं कर सकता। तो ये हमने देखा वर्ग संघर्ष। तो आगे हम देखेंगे कि पूंजीवादी युग में वर्ग संघर्ष की तीव्रता किस तरह से रही है, पूंजीवाद के विनाश के क्या कारण रहे हैं, उससे समाज को क्या लाभ और क्या हानियाँ हुई है। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।